Hello and good morning to you all. This is Karishma Shukla. Today we are going to learn in our subject estimating and costing. Our unit is detailed estimate and our topic is RCC work of detailed estimate. So RCC work detailed estimate, इसमें सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि आरसीसी वर्क के लिए जो अपन डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते हैं इसके लिए अपने पास अलग से नॉर्म्स दे रखे हैं। सो उनके अकॉर्डिंगली ही आपको काम करना होता है। सो पहले अपन ये देख लेते हैं कि रेनफोर्समेंट किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सो फर्स्ट, प्लेन राउंड स्टील बार्स, सेकेंड डिफॉर्म्ड बार्स, सी कोल्ड ट्विस्टेड बार्स, हॉट ड्रॉन स्टील टेंडेंस। इन सब के लिए आपके स्टील जो अपन रेनफोर्समेंट के लिए अपन स्टील वर्क्स को डिज़ाइन करेंगे। सो अगर आप द रेनफोर्समेंट क्वांटिटीज कैन बी एस्टिमेटेड बाय टू मेथड्स। दो मेथड्स अपने पास है। फर्स्ट मेथड इज अप्रॉक्सीमेट मेथड, सेकंड मेथड इज एस्टिमेशन फ्रॉम बार बेंडिंग शेड्यूल्स। सबसे ज़्यादा यूज़ होती है बार बेंडिंग शेड्यूल्स मेथड, क्योंकि इसमें अपने पास आधे से ज़्यादा क्वांटिटीज पहले से नॉमिनेटेडली अपने पास गिवन है थ्रू इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स, है ना। और सेकेंड वाली मेथड अपनी मोस्टली यूजेबल है, सबसे ईजीएस्ट है और मोस्ट एक्यूरेट है। सो पहले अपन अप्रॉक्सीमेट मेथड देखते हैं। अप्रॉक्सीमेट मेथड में क्या है? देयर आर टू अप्रॉक्सीमेट मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टील क्वांटिटीज। द crudest method is based on the cubical content of the structure and type. Typical values are A for warehouses and similarly loaded structures, 1 ton per 10.5 meter cube of the structure. B for offices, shops, hotels, 1 ton per 13.5 meter cube of structure. C for residential, school, temples, 1 ton per 15.05 मीटर क्यूब ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब तीन टाइप की स्ट्रक्चर्स है, तीनों के लिए जो अपनी ये अप्रॉक्सीमेट मेथड है, इसमें भी जो पहली मेथड है उसके लिए अपने पास वैल्यूज इसने फिक्स करके रखी हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज आपको वैल्यू कॉपी पेस्ट करना है। पर कई बार क्या होता है, जैसे इस मेथड का नाम अप्रॉक्सीमेट है, ये वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती हैं, कॉज एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, है ना। सो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंड मेथड इसी की, द अप्रॉक्सीमेट मेथड इज बाय एस्टिमेटिंग द क्यूबिकल कंटेंट ऑफ वेरियस मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। फॉलोइंग टेबल गिव द एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट मेंबर्स। अब मैंने क्या किया है, सेकेंड मेथड में अपने पास एक टेबल दी हुई है, टेबल में सारी क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, कितने एमएम की बार्स होंगी, किसके लिए क्या होगा, एक अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी है। और मैंने इसमें कुछ चीज़ों के लिए मेंशन किया है, वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपनी आरसीसी में। सो उनमें से कुछ को अपन डिस्क्राइब करते हैं इस टेबल में। तो फर्स्ट में क्या है अपना, पहला सीरियल नंबर, फिर आरसीसी मेंबर, क्वांटिटी इन केजी पर मीटर क्यूब, साइज ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। पहला है कॉलम फुटिंग। कॉलम फुटिंग में अपने पास 75 केजी उसका वेट होगा और उनकी साइज 10 से 12 एमएम की होगी। अब इसने क्या किया, पर मीटर क्यूब में केजी का हिसाब दिया है, तो आपको सिर्फ 1 मीटर क्यूब की वैल्यू मिल रही है ना। तो जो भी आप बना रहे हो उससे क्यूबिक, अगर मीटर क्यूब में है कन्वर्ट करना है आपको और वैल्यूज पुट ऑन करनी है। अब ग्रेड बीम्स 100, और इसमें दो टाइप की बार्स यूज हो सकती हैं, 12 और 16। और इसके अलावा 85% मेंबर्स को ये कवर करेंगे और स्टिरअप्स में 15% पार्ट जाएगा, जिसके लिए 6 से 8 mm तक का यूज़ करना है। प्लिंथ बीम्स में 125 kg पर मीटर क्यूब, 8 mm की डाई यूज़ होगी जो 85% यूज़ होगी। स्ट्रप्स के लिए अपन 6 mm का यूज़ करेंगे जो सिर्फ 15 mm तक ही जाएगा। कॉलम्स के केस में 225 kg पर मीटर क्यूब, 16, 25, 20, ये टोटल 90% यूज होंगे। और इसमें टाइज बनेंगी, है ना। तो टाइज में अपन 6 से 8 mm की बार यूज होंगे, वैसे ज़्यादातर अपन 8 mm की बार यूज़ करते हैं, 6 mm की बार आजकल बहुत कम यूज़ होती है। सो इसमें 10% हो गई। लिंटल व्हील 125 kg पर मीटर क्यूब, 12, 16, और ये उसका बेल्ट जो अपना जो भी अपन बार यूज़र है उन सबकी डाया बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना। लेंथ नहीं है, सिर्फ डाया है ये, ठीक है। तो 85% है ये। स्टिरअप्स के केस में 6 to 8 mm और ये 15% हो गई। सिमिलरली और अपने सनशेड्स जो अपन एक्स्ट्रा सनरूफ निकालते हैं उसे सनशेड भी कह सकते हैं। सनशेड्स के लिए अपने पास 60 kg पर मीटर क्यूब दे रखा है। इसके लिए अपना जो डाया है वो कितना होगा, 8 mm
वो 75% के लिए यूज होगा। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर लगाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर एज इफ आप क्या करेंगे, ऊपर रूफ प्रोवाइड करेंगे, रूफ के नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एंगल सेक्शन या कुछ ना कुछ एंगल्स लगाने पड़ेंगे, या फिर आपको बाहर से ही कुछ ना कुछ ऐसा सेक्शन बनाना पड़ेगा जिससे उसका जो भी वेट है वो नीचे ट्रांसफर हो, या फिर आपस में बटे और साइड के जो बीम्स या कॉलम्स जिससे वो जुड़ा हुआ है उस पे जाए, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अपने पास साइज दे रखा है 6 mm, वो 25% होगा। अब रूफ स्लैब में बहुत सारे टाइप की स्लैब्स आती हैं। तो फर्स्ट स्लैब है अपनी वन वे स्लैब में क्या होगा, 80 kg पर मीटर क्यूब, 8 mm फॉर 75%, और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटर लगेगा। वन वे है इस वजह से, तो 30% डिस्ट्रीब्यूटर है, वो 6 mm का है। टू वे स्लैब में अपने पास क्या है, 100 kg पर मीटर क्यूब, 8 mm डाया बार, और पूरा का पूरा यही लगेगा आपका 100% पूरे स्ट्रक्चर में। सी है आपका स्क्वायर स्लैब, जो 4 मीटर से लेकर 6 मीटर तक का होता है, और इसका वेट जो है अपना कितना हो जाएगा, 150 kg पर मीटर क्यूब, 12 mm तक का डाया यूज़ कर सकते हैं। 80 to 85% तक इसमें चलेगा आपका। और स्टिरअप्स की केस में 8 mm है, 8 mm के लिए 20% तक चलेगा, या 25% तक आप ले सकते हैं अप्रॉक्स। अब नेक्स्ट इसमें दूसरी मेथड और देख लेते हैं, रेनफोर्समेंट क्वांटिटी एस्टिमेशन फ्रॉम बार बेंडिंग शेड्यूल। अब बार बेंडिंग शेड्यूल के एंटायर टेबल भी है, अगर आप देखना चाहें तो नेट पे भी अवेलेबल है, एज वेल एज सारी बुक्स में दिया रहता है बार बेंडिंग शेड्यूल। बाकी आपको हर बार का या जो भी आप बीम बना रहे हो, हर एक बीम का आपको खुद ही बनाना पड़ता है बार बेंडिंग शेड्यूल। सो अपन पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। बार बेंडिंग शेड्यूल और शेड्यूल ऑफ बार्स दोनों बोल सकते हैं आप इसको। bar bending schedule and schedule of bars is a list of reinforcement bars, a given RCC work item, and is presented in a tabular form. This table summarizes all needed particular of bars, diameter, shape of bending, length of each bend and straight portions, angles of bending, total length of each bar, and number of each type of bar. ये सारी की सारी चीज़ें रहती हैं। मतलब आप जैसे जिस एंगल में आपका बार बेंटअप है, टाई बीम्स होती हैं, टाइज होती हैं, स्ट्रप्स होते हैं, कुछ हुक्स निकले हुए दिखाई देंगे आपको, या एक्स्ट्रा लेंथ आप प्रोवाइड कर देते हैं कभी कभार, है ना। और बॉटम बार्स अलग होंगी, अपर बार्स अलग होंगी, दोनों की दोनों बार्स को कंसीडर अप करके आपको एक बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना होता है। ये क्या करते हैं अपन, एक तरफ उनकी वेट लिखते हैं, एक तरफ उनकी लेंथ लिखते हैं, डेप्थ और क्या है उनका साइज एंड सेक्शन, उसको ड्रॉ करते हैं इस शेड्यूल में। अब इस मेथड के बेसिकली एडवांटेजेस क्या होंगे। फर्स्ट, द स्केचेस आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर। सेकेंड, the sketches include the intended form of detailing and distribution of main and secondary reinforcement. Third है, an allowance of additional steel for variations and holes may be made by inspection. मतलब फर्स्टली आपको स्केच बनाना होगा, जैसे आप कभी कभार भी देखेंगे किसी स्टील स्ट्रक्चर का, जैसे आपने कोई एक बीम उठाई तो उसमें क्या होता है, कई जगह आपको एक्स्ट्रा बेंटअप बार्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, कई जगह आपको बेंड करना पड़ता है, कई जगह आपको हुक प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके अलावा कई जगह आप एडिशनल बार भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे पता चलती हैं, जब अपन उसकी स्केचिंग करते हैं, मतलब आप उसको ड्रॉ करेंगे तब जा करके आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे कितनी कितनी बार्स किस किस स्पेस पे लगानी है। एक तो स्पेसिंग भी पता चल जाती है आपको, है ना, कि कितनी बाई कितने की स्पेसिंग लेनी है और कितने mm की बार कहाँ पे लगानी है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और स्केचिंग में आपको बेसिकली सारी डिटेलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जो बार आपने लगाई है वो कितनी बार है, 2 है, 3 है। जैसे अपन कैसे फॉर्म में एक्चुअल रिप्रेजेंट करते हैं, 2#12, अगर ये लिखा है 12/5 या फिर 12 लिखा है तो दैट मीन्स 2 बार 12 mm, इस तरह से बोलेंगे अपन इसको, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन को आप प्रोनाउंस करते हैं, बताते हैं, है ना। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, an allowance of additional steel for variation and holes may be made by inspection.
केस एग्जांपल, अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो बिल्डिंग है उसका जो भी साइज एंड सेक्शन है अगर आपके पास गिवन है ना, तो उस केस में आप उसकी पूरी वेट एंड सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, एक्चुअल एस्टिमेशन से आप चेक भी लगा सकते हो कि आपका जो वेट है वो उतना आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।